प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने महाराज विक्रमादित्य के बारे में एक छोटी सी कहानी शुरू की थी, जिसका कि पूर्वार्ध संक्षिप्त में मैं आज कहूं ताकि आज सुनने वाले पिछली कहानी क्या थी उन्हें पता चल जाएगा। महाराज विक्रमादित्य अपनी उज्जैनी नगरी के अंदर इतनी भली भांति से राज्य का संचालन करते थे कि उनकी प्रजा सर्वसुखी थी। प्रजा के अंदर किसी भी प्रकार का दुख नाम का नामो निशान नहीं था। रात को महाराज स्वयं अपना वेश परिवर्तित कर नगर की वीथिकाओं के अंदर, नगर की गलियों में भी वे घुमा करते थे, कहीं कोई दुखी तो नहीं है। और एक सुप्रशासन तभी होता है जब राजा स्वयं अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं। एक रात ऐसे ही महाराज विक्रमादित्य भ्रमण करते हुए नगर के जब बाहर चले जाते हैं तो वहां पर तोता और मैना आपस में मनुष्यवाणी के अंदर वार्तालाप करते रहते हैं कंचनपुर की राजकुमारी लीलावती के बारे में। लीलावती की एक अनोखी प्रतिज्ञा, अनोखी शर्त, विचित्र शर्त, जो कि कभी भी पूरी नहीं होगी ऐसा लोगों ने ग्रहित कर लिया था। फिर भी उसके रूप सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर कतिपय राजा, कतिपय महाराजा, धनुर्धर, योद्धा, राजकुमार सभी जाते थे और शर्त हारने की वजह से कारावास में बंद हो जाते थे। महाराज तोता मैना की उस वार्तालाप को सुनकर आश्चर्यचकित भी हुए थे कि मनुष्यवाणी के अंदर ये पक्षी कैसे बोल रहे हैं, कहीं मुझे ही तो उद्दिष्ट कर नहीं बोल रहे। ऐसी कैसी प्रतिज्ञा उसने कर ली है। उसको रूप का इतना गर्व, और कोई भी यदि मन में ठान ले कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे बोलना ही नहीं है, तो भला क्यों बोलेगा। और रानी की प्रतिज्ञा इतनी आसान नहीं थी कि कोई उसे बुला दे। अब जब तक मुझे बोलने के लिए प्रेरित नहीं करोगे और जब तक मैं स्वयं उसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा तो मेरे मुंह को आप खुलवा नहीं सकते हो, मैं बंद ही रखूंगा। ऐसी क्या बात है जो उसको बोलने के लिए, उद्यत करने के लिए, हम सबको सोचने के लिए बाध्य कर रही है। इतने इतने राजकुमार, बुद्धिशाली महाराज आके चले गए कारावास के अंदर, पर एक भी सफल नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ी हानि है। हमारे देश के अंदर जो प्रज्ञा, विचक्षणता, इस तरह से यदि उस लीलावती के पास बड़े बड़े राजा, महाराजा, धनुर्धर, योद्धा, विचक्षण प्रतिभा के धनी ये लोग जाते रहे तो उनकी प्रतिभा समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मुझे उसका गर्व तोड़ना ही पड़ेगा और उन सभी आज तक के जितने भी कैद हुए हैं, कारावास में बंद हैं, उन सबको वहां से निकालना होगा। पर उसके लिए मुझे कंचनपुर तो जाना ही पड़ेगा। इसी विचारों की उहापोह में कब सूर्य देवता उदित हो गए और उनकी स्वर्णिम किरणें, कोमल किरणें जब उनके शरीर से स्पर्श करने लगी, तब राजा की तंद्रा टूटी और वे उस पेड़ के नीचे से निकले और अपने राजमहल में आए। शुरू करते दोस्तों, आगे का आख्यान क्या है। राजमहल में पहुंचते ही महाराज आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर राजसभा में आए। सभा का कार्य समाप्त कर महाराज ने
अपने प्रधानमंत्री को आहूत किया और कहा कि मुझे आज आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि हुक्म कीजिए, मेरे योग्य कार्य आप फरमाइए, मैं क्या कर सकता हूं। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि महामंत्री जी, तुम राज्य की बागडोर को कुछ समय के लिए अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि मैं अज्ञात यात्रा पर जाना चाहता हूं और कितने दिन लगेंगे मुझे भी नहीं पता है। महाराज के आगे हाथ जोड़कर महामंत्री ने कहा, अपराध क्षमा कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूं कि वह अज्ञात यात्रा क्या है, कहां जाना चाहते हो, किस दिशा में जाना चाहते हो और आप कब तक लौट पाओगे। महाराज ने कहा कि अभी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगा कि वो दिशा कौन सी है, मुझे जाना कहां है और कितने दिन लगेंगे, पर राज्य की धुरा को तुम भली भांति संभाल सकते हो, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। प्रजा हर तरह से सुखी रहे, बस मेरी यही अपेक्षा है और मुझे पता है तुम उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दोगे। तुम्हारे रहते हुए वे सुखी ही रहेंगे, यह मैं जानता हूं। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, जाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था। पर अब मैं जाना चाहूंगा। कल से तुम राज्य की बागडोर को अपने हाथों में ले लीजिए। जो हुक्म आदेश को अक्षरशः मैं पालन करूंगा, ऐसा आश्वासन देते हुए महामंत्री जी ने राजा को आश्वस्त कर दिया। महाराज ने, विक्रमादित्य जी ने अपनी वेशभूषा में परिवर्तित चेंज किया। वे एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यापारी का रूप उन्होंने धारण किया और व्यापारी का रूप धारण करके वे अपनी यात्रा पर चल पड़े। प्राकृतिक सौंदर्य निहारते हुए, भ्रमण करते हुए, अलग अलग क्षेत्रों का भाषा, उनका रहन सहन, वेशभूषा आदि का बारीकी से निरीक्षण करते हुए, सीखते हुए वे चल रहे थे। दोस्तों, जो जितना ज्यादा बाहर रहता है, बाहर घूमता है, उसको उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस भी बढ़ता चला जाता है। इसलिए बच्चों को घर के अंदर कैद करके मत रखो, बच्चों को बाहर भेजो। बाहर जाएगा, बहुत कुछ सीखेगा। पर हम क्या सोचते, नहीं अभी छोटा है, अभी बच्चा है, बाहर के रीति रिवाज क्या है, बाहर के लोगों का स्वभाव कैसा है, वो नहीं जान पाएगा। पर दोस्तों, कुम्हार जैसे मिट्टी के घड़े को भीतर से हाथ का सहारा देते हुए बाहर से ऐसे ठोकता है, तब कहीं जाकर वो मिट्टी का घड़ा पक्का बनता है और उसके बाद भी उस कच्ची मिट्टी को आग के अंदर तपाने को डाल देता है। वाच रखो बच्चों पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको आजाद छोड़ दो, पर आज सारा दिन घर में बैठकर मोबाइल के अंदर घुसे रहते ना हमारे बच्चे, उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। अरे मैंने कई ऐसे घर देखे हैं, जब मैं किसी के घर पे जाता हूं तो बच्चा अपने मोबाइल में, बेटी अपनी मोबाइल में, पत्नी उसके मोबाइल में है और पतिदेव भी बार बार रिमोट बदलकर चैनल चेंज कर रहे हैं। घर के अंदर कोई आता है तो सभी अपने अपने हाल में व्यस्त है। दोस्तों, बच्चों को बाहर भेजो, बाहर की दुनिया देखने दो, बाहर के लोगों से मिलने दो, आपका बच्चा परिपक्व हो जाएगा। यही बात थी। महाराज स्वयं घूमते थे, तभी जाकर विक्रमादित्य के शासन के अंदर एक भी व्यक्ति दुखी नहीं था। वे सबके दुख को हरण करने की कैपेबिलिटी रखते थे, जज्बा रखते थे। क्योंकि दुख क्या है, गरीबी क्या है, वो भली भांति से जानते थे, क्योंकि वो खुद स्वयं घूमकर देखते थे।
इसी तरह से जब वे कई बार ऐसे ही निकल जाते थे, राजपाट सब कुछ महामंत्री को सौंपकर, और बाहर अटन करने के पश्चात उनको जो ज्ञान प्राप्त होता था, उस ज्ञान को वे अपने आचरण में लाकर अपनी राज्य की सेवा शुश्रूषा करते थे। यही कारण था कि उनकी प्रजा आनंद से रहती थी, सुख से रहती थी, दुख का लवलेश मात्र तक नहीं था। महाराज विक्रमादित्य चलते चलते विंध्याचल के वे पर्वत, सातपुड़ा के वे पर्वत, रमणीय दृश्य देखते हुए एक नगर के नजदीक पहुंचे। नगर के नजदीक पहुंचने के बाद वहां की वो छटा, वहां का वो दृश्य, चित्ताकर्षण करने वाला वह उद्यान देखकर भाव विभोर हो गए। हर्ष मिश्रित स्वर में बोले कि वाह, इस बागवान ने क्या सुंदर इसकी रखवाली की है, तरह तरह के पुष्प खिले हुए हैं। उस उद्यान के नजदीक ही एक सृष्टि का बंगला था। उसने जब आगंतुक व्यापारी को देखा तो हाथ जोड़कर बोला कि लगते हो तुम परदेसी हो, क्या मैं जान सकता हूं कहां से आ रहे हो? विक्रमादित्य ने कहा कि हाँ, मैं व्यापारी हूं और मैं उज्जैनी से आया हूं। अच्छा, वही उज्जैनी जहां पर राजा विक्रमादित्य का शासन चलता है, जिनकी प्रजा सर्वसुखी है, जो न्यायप्रिय राजा है, दिखने में भी एकदम सौंदर्यवान है, हृष्ट पुष्ट है, देह यष्टि देखने जैसी है। कई तरह की बातें उस सृष्टि ने महाराज विक्रमादित्य से एक साथ पूछ ली। विक्रमादित्य को भी अपने बारे में सुनकर थोड़ा अच्छा लगा और कहा, हाँ, मैं उसी उज्जैनी से हूं जहां पर विक्रमादित्य जी का राज्य है, शासन है। मैंने सुना है कि विक्रमादित्य जी न्यायप्रिय राजा है। उन्होंने आज तक किसी के ऊपर अन्याय होते नहीं देखा है, ना किया है। दूर दूर से लोग उनके न्याय की तारीफ सुनकर उनको देखने के लिए आते हैं। मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूं, आप मुझे सुनाओ। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि उनके राज्य के अंदर सभी सुखी है, कोई दुखी नहीं है। यह बात तुमने जो सुनी वो अक्षरशः सत्य है। पर सृष्टि को संतुष्टि कहां थी? वो तो बहुत कुछ उनके बारे में सुनना चाहता था। उन्होंने तो वेताल को भी वश में करके रखा है, उनके पास तो बहुत सारी सिद्धियां हैं, उनके राज्य के अंदर 9 रत्न हैं, सब एक से बढ़कर एक है। राजा खुद उद्भट विद्वान है। इससे ज्यादा, तुमसे ज्यादा तो मैं जानता हूं, पर मैं चाहता हूं कि उनके बारे में तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे बताओ। चलो, समय भी हो गया है भोजन का। आप अतिथि हो आज मेरे निवास के अंदर चलकर मुझे आप लाभ दीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। राजा विक्रमादित्य उस सृष्टि के यहाँ पर जाते हैं। भोजन करके थोड़ा सा विश्राम करने हेतु दोनों उसी उद्यान के अंदर बैठते हैं और आपस में देश विदेश की चर्चाएं करते हैं। राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि भाई, आनंद नाम था उस सृष्टि का, कि मैं एक यात्रा पर निकला हूं और चाहता हूं कि कंचनपुर में जाकर राजकुमारी लीलावती से मैं विवाह करूं। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? आनंद थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि हे सृष्टि, जरूर तुम्हारा कोई दुश्मन होगा जो तुम्हारे मन के अंदर उसने इस प्रकार की भावना भरी। अरे, लीलावती माना कि अद्वितीय सुंदरी है, उसका रूप और सौंदर्य तारीफे काबिल है, शब्द नहीं है मेरे पास, इतनी सौंदर्यवान है वो। पर एक नंबर की गर्विष्ठ है, घमंड है अपने रूप का। अरे, उसने कितनी अनोखी प्रतिज्ञा करके रखी है। पूरी रात के अंदर कोई व्यक्ति 4 बार उसको बोलने के लिए उद्यत कर देगा, उसका मौन व्रत तोड़ देगा, उसी से वो विवाह करने वाली है। अब भला तुम ही बताओ, तुम और मैं, हम दोनों बैठे, मैं तुम्हारे सवाल का कुछ जवाब ही नहीं दूं, मैं कुछ बोलूं ही नहीं, तो प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण होगी?
वो बोलती ही नहीं है। और जो भी उससे विवाह करने के लिए नवयुवक आता है, राजकुमार आता है, राजा आता है, धनुर्धर आता है, सबको कारावास के अंदर बंद कर देती, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा कोई पूरी कर ही नहीं पाता है। आज तक सैकड़ों राजा महाराजा कारावास के अंदर बंद है। महाराज विक्रमादित्य बोले कि आनंद, मैं यही चाहता हूं कि वे जितने भी कारावास के अंदर आज आबद्ध है, उनको मैं छुड़वाना चाहता हूं कि हमारे भारत संस्कृति जो है भारत की, वो धीरे 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 लुप्त होती चली जाएगी। आजन्म कारावास ये तो कोई नियम नहीं है। आप बेशक उससे शादी मत कीजिए, लग्न मत कीजिए, विवाह मत कीजिए, पर उसे कम से कम उसकी प्रतिभा को कुंठित तो मत कीजिए बस। और ये तभी संभव है जब मैं उससे विवाह करूं। आनंद ने फिर कहा कि हे श्रेष्ठी, तुम ये विचार त्याग दो। तुम्हारे से भी ज्यादा उद्भट विद्वान वहां पर पहुंच गए हैं, पर वो रानी बोलती ही नहीं है, अपना मुंह खोलती ही नहीं है। तुम वहां जाकर क्या करोगे? क्यों अपनी इस जवानी को नष्ट करना चाहते हो? महाराज विक्रमादित्य ने कहा, मित्र, मुझे जो जज गई है मैं तो करूंगा ही। और आनंद से विदा लेते हुए महाराज विक्रमादित्य आगे की ओर बढ़ गए। अब आगे क्या होता है? क्या सचमुच में महाराज वहां पर पहुंचते हैं? राजकुमारी लीलावती का रूप का गर्व सचमुच में वे खंडित करते हैं? क्या उसे बोलने के लिए उद्यत कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।